हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि जब किसी स्प्रिंग को हम खींचते या स्ट्रेच करते हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसमें हेडिंग हमारी रहेगी वर्किंग विद स्प्रिंग। वर्किंग विद स्प्रिंग। अरे इसमें हेडिंग के ऊपर कंसंट्रेट मत करिए, ठीक है। आप बस ध्यान दीजिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम स्प्रिंग को पढ़ने जा रहे हैं, इस स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और ये किसी ब्लॉक से ऐसे बंधी पड़ी है, ठीक है, किसी ब्लॉक से बंधी हुई है। अब हम ये मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास m है। और देखिए स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसे k से दिखाते हैं। इसको क्या बोलते थे? स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग नियतांक। तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट आप देख रहे हैं ना, ये होता क्या है कि जो स्प्रिंग, मान लीजिए अलग अलग स्प्रिंग रहेगी तो उसको खींचने या दबाने में अलग अलग बल लगाना पड़ता है। मतलब स्प्रिंग की मजबूती या कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब ऐसे बोलिए कि उसको दबाने या खींचने में हर स्प्रिंग को अलग अलग फोर्स लगता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप चाहे किसी भी टाइप की स्प्रिंग हो उसको खींचेंगे या दबाएंगे तो बराबर मात्रा में बल लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप स्प्रिंग की कमजोरी और मजबूती को दिखाते हैं के से, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि आप स्प्रिंग के ऊपर कोई बल लगाए, बल लगा के आप इसको यहाँ तक लेके गए, स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स लगाए हैं और लेके गए x यूनिट तक, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि स्प्रिंग के ऊपर आपने जो भी बल लगाया है, स्प्रिंग कितना इसके ऊपर बल लगाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि आप इसको ना F बल लगा के इधर खींच रहे हैं। कितना बल लगा के? F बल आप लगा के इधर खींच रहे हैं। हम बात करते हैं अब स्प्रिंग फोर्स के बारे में कि स्प्रिंग फोर्स यानी स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। स्प्रिंग फोर्स यानी स्प्रिंग बल, आप ये चीज़ हिंदी में लिख लीजिएगा, स्प्रिंग बल। हम इसकी बात कर रहे हैं। आप खुद बताइए कि अगर आप किसी स्प्रिंग को इधर की तरफ आप फोर्स लगा के खींचते हैं तो स्प्रिंग किधर जाना चाहती है? पीछे की तरफ। तो स्प्रिंग भी उस टाइम इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगा रही होगी वो F फोर्स लगा रही होगी। जब आप ये किसके द्वारा बल लगाया गया है? ये आपके द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा बल लगाया गया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। एक्सटर्नल फोर्स ये बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाह्य बल, ठीक है। मतलब इस ब्लॉक के ऊपर एक बाह्य बल लगाया जा रहा है जो F है। तो स्प्रिंग इसके ऊपर कितना बल लगाएगी? F लगाएगी, लेकिन किधर लगाएगी? विपरीत दिशा में। तो स्प्रिंग इसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाती है, ठीक है। अब इस बल के मान की बात करें तो आप कहेंगे कि जो बल होगा किसके द्वारा? स्प्रिंग द्वारा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन आगे माइनस लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग बल लगा रही है और जो ये विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, वो देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसीलिए आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं k, और ये माइनस x तो है ही, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि Fs इज इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस इसके आगे प्लस है तो माइनस kx आ गया सॉरी। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो माइनस kx के बराबर होगा, ठीक है। अगर k की बात करें तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी यानी कि समानुपाती नियतांक है। ये क्या है? अनुपाती या समानुपाती? नहीं, समानुपाती। समानुपाती इसको हम बोलते हैं
समानुपाती नियतांक, इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपाती नियतांक। अच्छा, इसी का ही नाम होता है स्प्रिंग नियतांक, इसी को अपन बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। तो बस आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो -kx के बराबर होता है। आप जितना भी विस्थापित करते हैं किसी वस्तु को, उस स्प्रिंग के ऊपर उतना ही उस स्प्रिंग द्वारा उस वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, ठीक है। आप जितना खींचते जाएंगे स्प्रिंग को, आपका बल उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये आप महसूस करते हैं, ठीक है, और नहीं करते हैं तो कृपया करके देख लें। ये चीज़ हो गया। अब हम समझते हैं कि जो स्प्रिंग होता है, अगर 2 से ज़्यादा स्प्रिंग हो तो उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अगर स्प्रिंग हो तो उनको हम किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंग का या स्प्रिंगों का संयोजन, स्प्रिंगों का संयोजन, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये बोल देते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो हम स्प्रिंग को नॉर्मली 3 तरीके से जोड़ पाते हैं। आप मेनली रूप से 2 तरीके की बात करेंगे, तीसरा जो होगा इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। एक होता है आपका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है। दूसरा होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। तीसरा होता है आपका मिश्रित संयोजन, मिश्रित संयोजन, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये बोला जाता है। तो आप ये चीज़ समझ गए कि जो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम मेनली रूप से 2 तरीके से संयोजित करते हैं, लेकिन तीसरा ले लेते हैं मिक्स्ड संयोजन या मिश्रित संयोजन। पहला होता है समांतर क्रम संयोजन, दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन, तीसरा होता है मिश्रित संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इस तरीके से हम स्प्रिंग को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें समझते हैं कि अगर स्प्रिंग समांतर क्रम में संयोजित हैं तो फिर हमें किस तरीके से वहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए हम सीखने जा रहे हैं कि जब बहुत सारे स्प्रिंग होते हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3 इस तरीके से होता है, तो वहाँ पर सभी स्प्रिंग को अगर जोड़ देते हैं, सभी स्प्रिंग को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ से निकल के आता है K इक्विवेलेंट, अब यानी कि तुल्य, यानी कि तुल्य नियतांक भाग तुल्य नियतांक। तो तुल्य नियतांक क्या होता है, अपने को यहाँ पर यही चीज़ सीखना होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो कैसे अपने को पता चलेगा। मतलब 2 से ज़्यादा अगर स्प्रिंग है और वो समांतर क्रम संयोजन में है या किसी भी तरीके से संयोजित है, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि ये समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है। तो हमारी हेडिंग है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये अपन बोलते हैं, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पर कि यदि 2 या 2 से अधिक स्प्रिंग, यदि
दो या दो से अधिक स्प्रिंग हों और उन्हें दबाने का मतलब होता है कॉम्प्रेस करना। उन्हें दबाने या खींचने का मतलब होता है स्ट्रेच मतलब खींचना। हम करें कि यदि दो या दो से अधिक स्प्रिंग हों और उन्हें दबाने या खींचने पर बराबर मात्रा में बढ़ें या खींचें, आप समझ सकते हैं, बढ़ें या घटें, अथवा, ये चीज़ समझ गए, अथवा देखिए, अथवा में हम ये बोलते हैं कि बराबर मात्रा में अथवा बराबर मात्रा में एक बढ़े व दूसरा घटे तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए। हमने क्या बोला कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, हम ये कहेंगे कि यदि दो या दो से अधिक स्प्रिंग हो और उन्हें दबाने या खींचने पर बराबर मात्रा में बढ़ें अथवा बराबर मात्रा में एक बढ़े और दूसरा घटे बराबर मात्रा में, तो इस प्रकार के संयोजन को अपन बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। जैसे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, एक एग्जांपल ये दिखा दें हम आपको कि मान लीजिए दो स्प्रिंग हैं, ये दो स्प्रिंग हैं, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनका द्रव्यमान m है, यहाँ पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, हम अगर इसको खींच के यहाँ तक लेके आ रहे हैं, इसको खींच के यहाँ तक x यूनिट अगर खींच रहे हैं, तो ये अगर ये मान लीजिए x1 बढ़ा और x1 की वैल्यू x हो, या आप ये समझिए कि अगर इसको इतना खींच के ले जा रहे हैं तो ये भी अगर ये x यूनिट बढ़े और ये भी x यूनिट बढ़े, तो हम इस प्रकार के संयोजन को बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। या दूसरी चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम इसको दबाते हैं तो ये भी उतना ही घटे और वो भी उतना ही घटे, तो हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन को समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। एक दूसरा आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, एक स्प्रिंग आप इधर से इसको जोड़ दे रहे हैं, इस तरीके से एक स्प्रिंग, और दूसरी स्प्रिंग आप इस तरीके से जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप इसका द्रव्यमान m ले लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया कि बल लगाया और इधर की तरफ x यूनिट इसको लेके गए, तो हम देख रहे हैं कि x यूनिट ये क्या हो रहा है, ये वाला घटेगा लेकिन ये x यूनिट बढ़ेगा। तो इस तरीके के संयोजन को भी समांतर क्रम संयोजन बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि अगर दोनों या तो समान मात्रा में घटे या तो समान मात्रा में बढ़े, या एक समान मात्रा में घटे और उतना ही दूसरा बढ़े, तो इस तरीके के संयोजन को अपन बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब इसे चलिए अपन थोड़ा न्यूमेरिकली समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा मेन पर्पज है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उनका K इक्विवेलेंट निकालना। किस तरीके से निकाला जाएगा
क्योंकि जब आप के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तभी जाके इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को सीखा जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ये आपको एक ब्लॉक दिख रहा है जिसका मास m है, एक स्प्रिंग आपने ये ले लिया, दूसरा स्प्रिंग आपने ये ले लिया। अगर हम इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 ले लें, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 ले लें, अरे स्प्रिंग नियतांक, ठीक है, और इसको हम क्या करें कि x यूनिट खींच के लेके गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको खींचे और ये खिंचाया x यूनिट है, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो खींचा है वो x1 खींचा पाया है और ये जो खिंचाया है वो x2 खींचा पाया है, ठीक है। और जब आप इसके ऊपर जो भी बल लगाते हैं, आपने मान लीजिए कि इसके ऊपर बल लगाया F नेट या F नेट, ठीक है ये, और जो इसके ऊपर बल लगा है, मतलब अब क्या किया आपने कि इसके ऊपर ओवरऑल आपने F नेट लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये स्प्रिंग ना अपना अलग से बल लगाएगी इधर की तरफ और इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। मान लेते हैं कि ये F1 बल लगाती है और ये भी तो खींचने की कोशिश करेगी, और इसको मान लेते हैं कि ये F2 बल लगाती है, किधर, पीछे की तरफ, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि आप जितना भी बल लगाएंगे, आप जितना भी बल लगाएंगे, ये दोनों मिलके उतना ही बल लगाएंगे, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो F नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 ये बोलेंगे, तो F1 प्लस F2 आपका ये आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी जरा यहाँ समझिए। आप देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू कितनी होगी, x के बराबर। अरे अगर इसको दबाते या खींचते हैं तो ये कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा। अगर आप खींच रहे हैं x यूनिट बढ़ रहा है तो ये भी x बढ़ेगा और ये भी, यानी कि x2 की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। कहानी को समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि x1 बराबर, इसका मतलब x2 के होगा और ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए कि जो आप F नेट लिख रहे हैं, अब इन दोनों का मिला के आप k माइनस तो होगा ही, बिल्कुल। अब दोनों का मिला के k इक्विवेलेंट रख दीजिए कि इसका और इसका मिला के k इक्विवेलेंट होगा। अरे अभी बस समझिए कुछ है, ठीक है। आगे इनटू क्या होता है, x, मतलब जितना यूनिट बढ़ा है वो यूनिट, तो इनटू x आप ये करेंगे, ठीक है। अगर हम F1 की बात करें तो F1 बराबर माइनस इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1, इनटू ये कितना बढ़ा है, x1, तो आप यहाँ कहेंगे माइनस K1, लेकिन ये x1 की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर, ये रख दीजिए, ठीक है। यहीं से अगर हम F2 की बात करें तो माइनस K2 x2 होगा, तो यहाँ से रखेंगे माइनस K2 और x2 की वैल्यू कितनी होगी, x के बराबर, ठीक है। अब क्या करिए, इसको और इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, सबको उठा के रखिए। F नेट की जगह रखेंगे माइनस K इक्विवेलेंट x बराबर माइनस, अब देखिए F1 के प्लेस पे आप ये रखेंगे माइनस K1 x प्लस F2 की जगह रखेंगे माइनस K2 x, ये रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से माइनस K इक्विवेलेंट x बराबर, अब देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, तो रखेंगे K1 x माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये K2 x आपका ये आ जाएगा। दोनों में से आप क्या करिए, माइनस x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर K1 प्लस K2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से माइनस K इक्विवेलेंट x आपने लिया, माइनस से माइनस कैंसल, x से x कैंसल, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है वो K1 प्लस K2 के बराबर होगी, ठीक है। K इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, K1 प्लस K2 के बराबर होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर ये आपको थोड़ा बहुत स्पॉट नज़र आ रहा हो ये, तो हम इस चीज़ को चाहें तो अब इसको मिटाएं और इधर हम लिख देते हैं ना, इधर लिख देते हैं। देखिए ये चीज़ फिर भी आप देखिए, यहाँ से हमने क्या लिखा, माइनस K इक्विवेलेंट x बराबर, ये जो हमने लिखा है माइनस K1 x प्लस माइनस K2 x, हमने ये लिखा है।
आप क्या करिए, माइनस k1x माइनस प्लस माइनस ये k2x ये आ जाएगा, माइनस k इक्विवेलेंट x। अब इसमें से क्या करिए, माइनस x कॉमन ले लीजिए, k1 प्लस k2 बनेगा, यहाँ से माइनस k इक्विवेलेंट x, x से x गया, माइनस से माइनस गया, तो यहाँ से k इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी k1 प्लस k2। k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, k1 प्लस k2 आएगी। कहानी सारी समझ में आ गई। तो आप कहेंगे कि अगर समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का, तो वहाँ पर k इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करेंगे कि सभी स्प्रिंग कांस्टेंट को जोड़ देंगे। ठीक है, आप यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, चलिए वो भी अब हम आपको समझा देते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि बहुत सारी स्प्रिंग हो जिनका कांस्टेंट k1, k2, k3, k4, इस तरीके से बहुत सारे स्प्रिंग हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट ये दिया है। ठीक है, अगर सभी को आप पैरेलली कंबाइन करते हैं तो जो k इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो सभी स्प्रिंग कांस्टेंट को आप जोड़ देंगे, सभी स्प्रिंग कांस्टेंट को जोड़ देंगे। और मान लीजिए कि अगर kn है, n है, तो आप kn तक चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई। चलिए, जब ये चीज़ आप समझ गए तो थोड़ा सा इसमें हम आपको, एक मिनट, हाँ एक और समझा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ एक और आपको समझा देते हैं। वैसे आप इस चीज़ को समझ गए, हम समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और देखिए इसमें, हाँ जी ज़रा इस चीज़ को देखिए, ये इधर की तरफ बीच में कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, ये रहा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 आप ले लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप k2 ले लो। ठीक है, मान लो आप कि आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर की तरफ। ठीक है, और ये x यूनिट खिसक गया। कितना खिसक गया है, ये x यूनिट खिसका है। आप यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, बाकी आपसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा, आप यहाँ पर ये बोलने वाले हैं कि ये इधर की तरफ जब खिसकेगा तो इसके ऊपर आप देखिए ब्लॉक के ऊपर किधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी, इधर की तरफ। हमेशा स्प्रिंग क्या करती है, अपने नेचुरल कंडीशन पे जाने की कोशिश करती है। जैसे आप खुद सोचिए, जैसे एक पेन की स्प्रिंग नहीं होती है, पेन में स्प्रिंग होती है ना, उसको जब आप ऐसे खींच के छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाती है, अपने जहाँ थी, मतलब जहाँ वो आराम से थी वहीं पर जाती है। यहाँ पर भी बात वही होती है कि ये स्प्रिंग अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, मतलब इस स्प्रिंग को दबा रहे हैं, तो ये स्प्रिंग उसको धक्का देगी इधर की तरफ। ठीक है, अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये कितना स्प्रिंग घटा है, x यूनिट, तो ये खींच के कितना बढ़ेगा, x यूनिट, ये कितना खींच के बढ़ेगा, x यूनिट ये बढ़ेगा, जो भी लेंथ होगी उससे x यूनिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि फोर्स F1 है, यहाँ पर फोर्स F2 है, यहाँ पर फोर्स F2 है, तो आप बोलने वाले हैं कि F नेट जो है वो F1 प्लस F2 के बराबर है, आप ये बोलने वाले हैं। ठीक है, तो F नेट के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, माइनस k इक्विवेलेंट x इज इक्वल्स टू, अगर हम F1 की बात करें, F1 किधर, इधर जाएगा, F1 इधर जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस k1x, ये फिर प्लस में, इसकी बात करेंगे तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। अरे स्प्रिंग इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, इसको जब आप इधर खींच रहे हैं तो ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहे, इधर की तरफ। तो देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक ही है, तो फिर भी k2x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, समान लेंथ में खींची है, तो माइनस x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से k1 प्लस k2 आएगा, तो यहाँ से माइनस k इक्विवेलेंट x आएगा, x से x माइनस से माइनस, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी k1 प्लस k2 के बराबर, और यहाँ से ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है,
देखिए इतना टफ नहीं है, ये आसान है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए ज़रा आगे की कहानी देखते हैं। और आगे में हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या देखें, एक मिनट। हाँ जी चलिए ठीक है, कोई नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या दिया गया है कि जैसे दो स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, और दोनों किसी ब्लॉक से जुड़ी हुई हैं, दोनों किसी ब्लॉक से जुड़ी हुई हैं जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर आप क्या करिए कि एक और स्प्रिंग जोड़ दीजिए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप k1 ले लीजिए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप k3 ले लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोचिए ज़रा इसके बारे में। मान लीजिए हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया F नेट, और ये जो खिसका है ना, यहाँ से मान लीजिए कि ये x यूनिट खिसक गया है, हमने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा के इधर की तरफ खींचा, इधर की तरफ खींचा, तो ये दबा और ये खींचे हैं। आप खुद बताइए ये कितना दबेगा, x यूनिट, ये दोनों कितना खींचेंगे, x यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबर मात्रा में कुछ खींच रहे हैं और कुछ घट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे कि इसका मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि K इक्विवेलेंट जो होता है K1 प्लस K2 प्लस K3 के बराबर होता है, और इस तरीके से हमारा K इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग को देखिए किस तरीके से है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद K इक्विवेलेंट आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कहानी समझ में आई? जरा कॉपी करिए यहाँ तक। हाँ जी चलिए, अब हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। हमारी हेडिंग होगी श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ये हमारी हेडिंग है, यानी जिसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जरा इस चीज़ को देखिए, हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि दो या दो से अधिक स्प्रिंग हैं, यदि उनके साथ ऐसा होता है कि फोर्स अपन लगाते हैं और दोनों असमान मात्रा में घटती या बढ़ती हैं, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर बोलें कि यदि स्प्रिंग असमान मात्रा में घटे या बढ़ें, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को या इस तरह के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए इसमें एक आपको नोट ध्यान रखना होगा कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग के ऊपर लगने वाले बल होते हैं, फोर्स होते हैं, वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस तरह के कॉम्बिनेशन यानी संयोजन में स्प्रिंग के ऊपर लगने वाले बल बराबर होते हैं, बराबर मतलब इक्वल, बराबर होते हैं। कहानी कुछ समझ में आ गई? जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर
कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो हम कहेंगे कि जैसे एक स्प्रिंग आपकी ये रही, दूसरी स्प्रिंग आपकी ये रही, और यहाँ पर हम किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा के खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, कुछ भी। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए K1 है, यहाँ का स्प्रिंग कांस्टेंट आप मान लीजिए K2 है, और इसके ऊपर आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। आप यहाँ पर ये कहेंगे कि इसको फोर्स लगा के मान लीजिए हम खींच के लेके गए x यूनिट। कितना खींच के लेके गए? x यूनिट खींच ले गए। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा ना, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो भी F होगा, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये भी F होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया है, तो आप इसको या तो मान लीजिए या तो प्रैक्टिकल कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे जो करना हो कर लीजिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जब F की वैल्यू F की वैल्यू इक्वल है, लेकिन एक बात इसमें है कि यहाँ पे अगर कहें कि ये जो स्प्रिंग खींचेगी वो x1 होगी, और यहाँ पर जो स्प्रिंग खींचेगी उसकी वैल्यू x2 होगी। मतलब हमने ये कहा कि ये बराबर मात्रा में नहीं खींचती हैं, एक ज़्यादा खींच जाती है, कम खींचती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F क्या है? F सभी के लिए इक्वल है, यानी कि समान है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर ये x खींच रहा है, अगर हम इस ब्लॉक को F यूनिट खींच के लेके जा रहे हैं, तो ये x1 और ये x2 खींच रहा है, तो ये दोनों मिल के इसके बराबर ही खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो x की वैल्यू होगी वो x1 प्लस x2 के बराबर होगी, आप ये बोलने वाले हैं। अब आपको एक चीज़ पता है कि F इज इक्वल्स टू होता है माइनस KX, ये होता है। तो x की जगह आप लिखेंगे, x की जगह जैसे आप लिखेंगे यहाँ से, चाहे कहाँ पे, चलिए यहीं लिख लेते हैं। x बराबर आप लिखेंगे, जैसे ये आपने लिखा, एक मिनट हम यहाँ पे क्या करें, ऐसे कर लेते हैं ना, कि जैसे f इज इक्वल्स टू माइनस K इक्विवेलेंट x, आप ये लिख लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो f बाई माइनस K इक्विवेलेंट ये आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें x1 की, तो x1 बराबर इसी तरीके से क्या आएगा, यहाँ x1, तो अब x1 बराबर क्या आएगा, f अपॉन K1, यहाँ पर K1 होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे f अपॉन माइनस K1। इसी तरीके से x2 की बात करें तो f अपॉन माइनस K2 आपका ये आएगा, ठीक है। अब सभी को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो क्या देखेंगे, कहाँ इसको लेके चलें यार, आइए ऊपर ही लेके चलते हैं ना, हाँ चलिए यहाँ देखिए, x की जगह आप क्या लिखेंगे, f बाई माइनस K इक्विवेलेंट x, तो माइनस f अपॉन K इक्विवेलेंट, अरे लिख सकते हैं ना, ये ऊपर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू माइनस f अपॉन K1 प्लस माइनस f अपॉन K2, ये लिखेंगे। यहाँ से आप क्या करिए, माइनस f कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे माइनस f अपॉन K इक्विवेलेंट आपको ये दिख रहा है, बराबर माइनस f जब कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 आपका ये बनेगा। यहाँ से देखिए माइनस f से माइनस f कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ये आ गया 1 अपॉन K इक्विवेलेंट की वैल्यू। इसका मतलब कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो वहाँ पर K इक्विवेलेंट हम इस तरीके से निकालते हैं कि 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये आपको समझ में आया ना, आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि एक स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगी तो दूसरी कम, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर ये कमज़ोर हुई तो ये ज़्यादा खींचेगी, ये कमज़ोर हुई तो पता चले कि ये कम खींचेगी लेकिन ये ज़्यादा खींच जाएगी, ऐसा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है।
अब इसमें कुछ बातें अपने को और समझनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये x1 और x2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी। कब? जब k1 और k2 की वैल्यू बराबर ना हो। अगर ये बराबर नहीं है, स्प्रिंग बराबर नहीं है, तो x1 और x2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी, ये अलग अलग मात्रा में खींचेंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी के ऊपर, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को हम अलग से नहीं देखेंगे, हम इसी में समझ लेंगे, उसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी अपने को समझ में आ जाएगा। हाँ जी, चलिए पहली बात तो ये है कि आपने ये देखा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें अपन निकालते हैं के इक्विवेलेंट, 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2, इस तरीके से ये निकल के आता है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये के इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। चलिए इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिया है कि एक स्प्रिंग आपकी ये रही, दूसरी स्प्रिंग आपकी ये रही, और इन दोनों स्प्रिंग से फिर से एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, और ये किसी ब्लॉक के थ्रू जुड़ा हुआ है इस तरीके से, जिसका मास m है। इसके ऊपर मान लीजिए F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो दिया है ये K1 है, ये K2 है, और ये आपका K3 है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये दिया गया है। अब आपको सोचना इसमें है कि ये बताइए कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों समांतर यानी कि पैरेलली कंबाइंड हैं, और ये उसके साथ सीरीज में है। तो सबसे पहले अगर हमें के इक्विवेलेंट यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनका की इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा, तो जब आप ये पैरेलल देख रहे हैं तो पैरेलल में आपको पता है, इसको के डैश मान लीजिए, दोनों को जब जोड़ें तो इसको के डैश मान लीजिए। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में K1 प्लस K2 आप ये रख देंगे। अब आप यहाँ से क्या करिए कि इन दोनों को एक स्प्रिंग समझिए जिसकी वैल्यू के डैश के बराबर है, इन दोनों को समझ लीजिए। अब ये एक है, ये एक है, अब दोनों सीरीज में है, तो जब अरे चलिए इसको ज़रा बना के दिखा लेते हैं, ठीक है। इसको आप एक मानिए, दूसरा फिर आप ये देख रहे हैं इसके थ्रू ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये ऐसे हैं, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये के डैश है, ये आपका K3 है। अब इनको कंबाइन करना है और यहाँ से हमें लाना है के इक्विवेलेंट। जब यहाँ से अपन के इक्विवेलेंट इस तरीके से लेके आते हैं तो देखिए पैरेलली कंबाइंड सीरीज में है, तो यहाँ पर 1/k इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे 1/k डैश प्लस 1/k3, ये लिखेंगे। अब यहाँ से 1/k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/k डैश की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, K1 प्लस K2। यहाँ पर K1 प्लस K2 पुट करिए और ये 1/k3, और इसे सॉल्व करिए और इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा के इक्विवेलेंट। तो इसका के इक्विवेलेंट अपन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। इसी पे बेस्ड एक और है इसी तरीके का क्वेश्चन, उसे भी अपन देख लेते हैं। उसके बाद ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट अपन वर्क, एनर्जी और पावर उस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर, मतलब अभी तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होगा। चलिए अब आगे समझते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कुछ इस तरीके से दिया है, ये रहा, एक स्प्रिंग आपकी ये रही, ठीक है, और एक स्प्रिंग आपकी ये कुछ इस तरीके से है, ये दो स्प्रिंग है, इनके साथ एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है जिसका मास m है, ये K1, K2 और ये K3, ठीक है। अब इसका हमें के इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको ये किस में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सीरीज में, ठीक है। तो जब सीरीज में दिख रहा है तो इसको के डैश मान लीजिए, इसका इक्विवेलेंट के डैश। तो आप देख रहे हैं कि 1/k डैश होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, इसके साथ ऐसे जुड़ा है तो ये सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में है, तो ऐसे ही तो इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 1/k1 प्लस 1/k2 आप ऐसे लिखेंगे,
इनका एलसीएम लेंगे तो K1 K2 एलसीएम आएगा, ठीक है। इनका एलसीएम K1 K2, K1 से K1 गया, K2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे K2 प्लस K2 से K2 तो K1 से 1 में करेंगे तो K1, तो 1 अपॉन K डैश की वैल्यू ये आ गई। ज़रा पलटिए तो K डैश बराबर आ जाएगा K1 K2 अपॉन, अरे इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो K1 K2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये इन दोनों को जोड़ा तो ये इक्विवेलेंट आया है। अब आप खुद सोच के बताइए कि इन दोनों का इक्विवेलेंट K है, ये और ये मिला के अब पैरेलली कंबाइंड है, और जब पैरेलली कंबाइंड है तो हम मान लेंगे कि K इक्विवेलेंट। अब K इक्विवेलेंट समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि जितने भी तार होते हैं सभी, जितने भी स्प्रिंग होते हैं सभी को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए तो ये आपका K डैश रहा प्लस और ये आपका K3 रहा। अगर K डैश के वैल्यू की बात करें तो ये लिखा है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आपका आ गया K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी ये आ गई है, ठीक है। K इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ गई है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को सीखेंगे तभी अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और नया टॉपिक फिर देखते हैं, मे बी फ्रिक्शन हो, ठीक है। तो थैंक यू।